स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर आपने जो फ्री कोचिंग देने का फैसला लिया है उसके लिए दिल नहीं जिगर की जरूरत होती है। तो आज वो वक्त आ गया है जब मैं आपके साथ में इसको बढ़ाते हुए यहाँ पर कह सकता हूँ कि जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो उसमें भी स्टूडेंट का यहाँ पर जिगर देखने को मिलता है। तो ऐसे ही जिगर दिखाया है काफी सारे स्टूडेंट ने, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेन मकसद यहाँ पर बताना है, शुक्रिया अदा करना है। इसलिए सिर्फ चुनिंदा स्टूडेंट के नाम यहाँ पर मैं लूंगा और वो स्टूडेंट है जो हमारे साथ चैट ग्रुप के अंदर है, यानी कि रेगुलरली हमारे साथ में स्टडी कर रहे हैं और अपने मार्क्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, जिनका एनालिसिस बेसिकली हमारे पास में है। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इशिता गर्ग हमारे पास में आ रही हैं, अमित तंवर हैं, मधु शुभम हैं, नितेश तिवारी हैं, मालविका ओझा हैं और प्रियंका मोहराना है, अजय कुमार सिंह अमर हैं, ये उस वक्त में हमारे साथ चैट ग्रुप में थे। मिसबा मंजूर है, कलिका भारद्वाज है, मुजीदुल इस्लाम है, दया शर्मा है और प्रियादर्शनी दास है। तो ये कुछ चैट ग्रुप के स्टूडेंट मैंने आपके सामने नाम अनाउंस किए हैं और तहे दिल से मैं सभी स्टूडेंट का शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम को भी हमें नहीं बताया है, हालांकि कंट्रीब्यूट किया है। तो खैर अपनी अपनी थिंकिंग रहती है उसके बदले। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को फ्री कोचिंग जो चैनल दे रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहता हूँ। और पूरी शुभकामनाएं मेरी आप सभी स्टूडेंट के साथ में है कि आप अच्छे से एग्जाम दें और इसी तरीके से अच्छी भावनाओं के साथ में आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर कई स्टूडेंट अब जैसे कंट्रीब्यूशन कितना किया है इसका मायना नहीं रखता है, क्योंकि हालांकि मेरे पास में सारी रिपोर्ट है, बट इस चीज़ को मैं अनाउंस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि फिर स्टूडेंट के बीच में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि फलाने स्टूडेंट ने इतना किया उतना किया। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट ने इस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया जिसमें वो पर मंथ कंट्रीब्यूट करते ही करते थे और कुछ स्टूडेंट ने एक बार में ही इतना कंट्रीब्यूट किया जिससे पूरे मंथ का एक्सपेंस यहाँ पर चैनल का निकल जाए। तो बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को देखकर भी और काफ़ी इस चीज़ों से सपोर्ट मिलता है हमारी पूरी टीम को, पूरे चैनल को। तो काफ़ी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट ने अपने नाम हमें नहीं बताए थे तो वो अभी भी अपने नाम बता सकते हैं कि उन्होंने फलानी तारीख को कंट्रीब्यूट किया था। तो एटलीस्ट हमारे पास में रिकॉर्ड रहना चाहिए, बाकी तो फिर डायरेक्टली हमने सीधा उसको फंड में डाल दिया। तो बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़िए। और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर जेआरएफ की जर्नी में। बिफोर एग्जाम प्रैक्टिस में पेपर 1 के पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखने जा रहा हूँ। चलो नीचे से शुरू करें, चलो ऊपर से शुरू करते हैं। हमने जी पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। Which type of evaluation focuses on the identification of deficiencies and difficulties of the learner? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताना शुरू करें। समेटिव इवैल्यूएशन, फॉलो अप इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक या फिर क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन? हाँ जी। अब चैट ग्रुप में किसी स्टूडेंट का नाम लेने से रह गया तो वो प्लीज़ मुझे बता देना भाई बाद में। मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी का नाम आ जाए, टीम ने पूरी कोशिश की है कि कोई गलती ना हो जाए, बट फिर भी रह जाए तो उसको आप गलती मानकर दरकिनार कर दीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि हमारा नाम नहीं लेंगे। खैर इस क्वेश्चन का आंसर कितना टाइम रह गया है? चलो 7 सेकंड रह गए हैं तो 7 सेकंड भी लगा लो। हाँ देखिए जी, यहाँ पर अब अपने आंसर की बात करते हैं तो मैं पेन सबसे पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद में ऐसे ऑन भी कर लेता हूँ। Which type of evaluation focuses on the identification of deficiencies and difficulties? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समेटिव में क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि जब आपने पढ़ा दिया, सब चीज होगी, सिलेबस कंप्लीट हो गया, बाद में जाके आप टेस्ट ले रहे हो तो वो समेटिव में चला जाता है। लेकिन डेफिशिएंसी और डिफिकल्टीज के बारे में ये नहीं बताता है। जैसे ही आप डेफिशिएंसी और डिफिकल्टीज की ओर जा रहे हो तो ये क्या चीज है, ये कुछ स्पेसिफिक बीमारी की बात कर रहा है। स्पेसिफिक बीमारी बोले तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रहा है। तो जब हम स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करते हैं तो हम कहां पर चले जाएंगे? डायग्नोस्टिक में चले जाएंगे और सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो इसे क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन के अंदर फंस जाएंगे। इस क्वेश्चन को लाने के पीछे कारण क्या था? देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है मैंने आपके साथ में कुछ में पहले डिस्कस कर लिया हो, लेकिन इस क्वेश्चन को लाने के पीछे कारण ये था ताकि आप कॉपी में नोट डाउन करें कि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसका आंसर आपको मालूम होगा, आपको पता होगा कि ये आंसर आ जाएगा, लेकिन फैंसी ऑप्शन जो है ना वो आपको बार बार अपनी ओर खींचेगा। ये चौथा जो ऑप्शन है ना,
आमतौर पे चौथे नंबर पर ही डालेगा एग्जाम बनाने वाला। वो चौथा नंबर जो लंबी सी लाइन होगी ना, ये आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी और 4 नंबर पे टिक लगाने को मजबूर कर देगी एग्जाम के अंदर। पर इस फैंसी ऑप्शन के चक्कर में आपने फंसना नहीं है। डायग्नोस्टिक इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, स्पेसिफिक बीमारियों की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। देसी लैंग्वेज में आपके साथ में बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक बीमारियां नहीं है, वैसे ये प्रॉब्लम्स हैं। तो डायग्नोस्टिक इसका आंसर आ जाएगा। और वैसे मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, टेस्ट सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे समझा रखा है और टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे समझा रखा है। उम्मीद करता हूँ पहले क्वेश्चन से आपने सब बातों को सीख लिया होगा। जब मैं कोई टेस्ट लेकर आता हूँ आपके लिए, जब मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो उस क्वेश्चन में आपके लिए काफी सारी चीजें होती है सीखने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सब चीजों की पकड़ आप करने लग गए होंगे, क्योंकि मैंने काफी सारे लेक्चर आपके साथ में लगा ली हैं डियर। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। हाँ जी, QPONMLKJI, हाँ जी बताएं जी क्या आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देके आप कॉलर मत खड़ी कर लेना कि भाई हमने तो आंसर दे दिया है, कितने सेकंड में दिया इसकी बात बनती है यहाँ पर, ठीक है ना, और किस तरीके से दिया ये भी बात बनती है। ये दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ये गहराइयां होती हैं, ये जेरफ के लेवल की बात होती है। खैर आप आंसर बताओ पहले तो मुझे। देखिए इतना टाइम बहुत होगा, यहां पर आप इसे 1 सेकंड में ट्रेस कर लेंगे। भाई उल्टा चल रहा है, IJKLMNOPQ इस तरीके से चल रहा है, यानी इससे पहले आपके पास में आंसर आना चाहिए। अब आप ABCD से शुरू करना चाहोगे, ABCDEFGHI इस तरीके से आंसर पे जाओगे तो ये गलत तरीका होगा। आपको जब पता लग गया भाई ABCD यहां से शुरू हो रही है, ABCD यहां से शुरू हो रही है और यहां आगे की ओर बढ़ रही है, तो आपको इससे पहले वाले 3 लेटर्स देखने हैं। ये 3 लेटर जो हैं वो आपको आंसर में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली आंसर के अंदर जाकर इनको ट्रेस आउट करने की कोशिश करो, बजाय कि ABCD इंग्लिश उंगली पे गिनना, क्योंकि उल्टी जब ABCD गिनने की बात आती है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। ऐसे में ऑप्शन से आंसर की ओर जाना है डियर आप लोगों ने। अब आप देखो FGH के बाद में I आता है क्या, जल्दी से सोचना शुरू करेंगे। FGH के बाद में I आएगा ना, जी हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 1 नंबर वाला है। अगर आप ABCD ऐसे काउंट करोगे हो सकता है गलती हो जाए आपसे, और एग्जाम में प्रेशर वाले माहौल में गलती हो जाएगी। अब F से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा होगा, तो अब जैसे इसने एग्जामिनर ने डाला नहीं, मान लो FGH होता, इस तरीके से दिया होता किसी ऑप्शन में, दूसरा नंबर मान लो ऐसे दे रखा है, तो ये आधे स्टूडेंट तो ये करके आ जाएंगे। तो ये प्रेशर के माहौल में ऐसा होता है, तो ऐसे में आपने ऑप्शन से ही डायरेक्टली ऊपर की ओर बढ़ना है। आपको पता लग गया भाई उल्टा चलेगा, तो आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही है और कुछ चीज नहीं घूम रही, ना अल्फाबेट घूम रहे ना कुछ घूम रहे, आपको पता है भाई उल्टा चल रहा है सब चीज, तो आपने उल्टे वाले को सीधा सीधा पकड़ना है। FGH उसके बाद में IJKLMNOPQ सीधा सीधा आपके पास में है। तो ये तरीके जो है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन में लेकर आया, देखने में तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा और आंसर भी दे दिया होगा, लेकिन तरीका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए क्वेश्चन लेकर आए। तो दूसरे क्वेश्चन से हमने ये सब बातें सीखी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो कंस्टिट्यूट्स, क्या करता है ये बताएंगे। रैंडम वर्ड, डिवाइन वर्ड, सोशल वर्ड या अनसैंक्टिफाइड वर्ड। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन इस तरीके का है जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को परेशान करने के लिए बना था। जो स्टूडेंट बेस के साथ में नहीं पढ़ा हुआ ना, यानी कि जिसने, मैंने शुरुआत में आपके बेस पे वर्क किया था और उस वक्त में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस को देखने में लगता है कि सिलेबस है, वास्तव में आपको किसी बुक के अंदर वो मिलता नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको किसी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे मेरी नॉलेज है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्या रैंडम वर्ड जैसी कोई चीज होती है क्या, यादृच्छिक वर्ड यानी अपने आप होने वाला, या इस तरीके का कुछ होता है क्या, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है।
डिवाइन का मतलब होता है दिव्य। क्या दिव्य वर्ड जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा? कम्युनिकेशन से कुछ भी मतलब नहीं है। अनसेंक्टिफाइड, ये अपवित्र हो जाएगा, एक तरीके से अपवित्र हो जाएगा। क्या अपवित्र वर्ड जैसा कुछ आएगा? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। सोशल वर्ड, सिंपल सिंपल यहाँ पर बात आ गई है, सामाजिक दुनिया की बात यहाँ पर कर रहा है। तो ये तो हमने काफी बार पढ़ा भी हुआ है, ये वर्ड तो हमने पढ़ा भी हुआ है। तो 2 नंबर इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप आंसर दे सकते हो। अगर आप किसी बुक के अंदर इस क्वेश्चन के आंसर को देखने के प्रयास करेंगे तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आंसर को खोजने की कोशिश करें, एलिमिनेट करते जाएं आप लोग, तो आप इसके आंसर की ओर आराम से बढ़ सकते हैं। रैंडम वर्ड, डिवाइन वर्ड, अनसेंक्टिफाइड वर्ड जैसा कुछ भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सोशल वर्ड सीधा सीधा यहाँ पर इसका आंसर आप लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देने के पीछे कारण क्या होता है? स्टूडेंट को ऐसा लगता है भाई अभी तक जो क्वेश्चन आया था भाई मैंने तो उसमें तुक्का लगा दिया, न जाने वो सही होगा कि नहीं होगा, कैसा जा रहा है पेपर, ये सब चीजें तो हमने पढ़ी नहीं थी, कम्युनिकेशन तो रट लिया था, अब कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक का भी हमने ऐसे आंसर दे दिया, अब क्या होगा और ये होगा वो होगा, ये सब चीजों में उलझ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर जिसने पेपर आपका बनाया है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। तो ऐसे में वो चौतरफा आपके ऊपर हमला करते हैं, साइकोलॉजिकली भी हमला करते हैं, और एग्जाम के दौरान आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो उन सब चीजों के ऊपर भी यहाँ पर वर्क किया जाता है डियर। नेट का पेपर बनाने वाले बहुत बड़े लोग हैं, और वास्तव में आप अगर एनालाइज करने जाएं नेट के एग्जाम को, पेपर को, तो उसमें आपको पता लगेगा क्वेश्चंस के लेवल क्या क्या तरीके के हैं। मैंने बहुत तरीके से उसको एनालाइज किया डियर, और ये सब बातें निचोड़ के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा सब बातें। तो क्वेश्चन साइकोलॉजी को भी टेस्ट करता है आपकी कि आप साइकोलॉजिकली यहाँ पर मजबूत है या नहीं। क्योंकि जब आप एक लेक्चरर बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट आपको ठप्पा लगा के दे रही भी आप एक लेक्चरर हैं, पूरे भारत में किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाने की योग्यता आप रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी डिग्री हो जाती है। तो गवर्नमेंट अगर इस चीज की ठप्पा लगा के आपको देगी तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको जांच परख रही है। तो इस चीज को आपके दिमाग में रखना चाहिए। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारी तैयारी अधूरी थी। ये आपके साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आंसर दे सकते हैं। देखने में लगेगा आपने तुक्का लगाया है, लेकिन ये होते ही वैसे क्वेश्चन है जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आंसर देना होता है, ठीक है ना, कहीं पढ़ा हुआ नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो भी क्वेश्चन लेकर आते हैं कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की पहचान है वो कॉपी में लिख लेंगे इन सब चीजों को, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इन चीजों को पढ़ लें, ताकि आप कुछ भी नया जैसा फील ना करें एग्जाम के अंदर। मेरी पूरी कोशिश है भाई एग्जाम के अंदर कुछ भी नई बात आपको ना देखना मिले। जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे पास में वो सारे के सारे मैं पहले ही बता दूं आपको, ताकि एग्जाम में आपको कोई नई बात ना लगे। नई बात को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एग्जाम जैसे माहौल में कैसे अडॉप्ट करोगे, इसलिए पहले ही बता के नक्की कर रही है काम। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। Which method of arriving at knowledge that the emphasis is on both proceeding from particular to journal and from journal to practical in a combined way? हाँ जी, देखिए मैंने आपको, अरे पेन नीचे गिर गया, मैंने आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव बहुत अच्छे समझा रखा है। जर्नल से पर्टिकुलर की आप कहां पर जाते हो? आप जहां पर जाते हो डिडक्टिव के अंदर, पर्टिकुलर से जनरल की और इंडक्टिव में जाते हो, तो ये तो कंबाइंड वे में कर रहा है, तो ये दोनों तो आंसर में इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, सीधी सीधी बात यहाँ पर। कंबाइंड वे की जब आप बात करते हो, एनालॉजिकल जो था वो मैंने आपको कल ही करवाया था, जिसमें तुलना की बात आ रही थी, तो यहाँ पर तुलना की तो बात कर ही नहीं रहा। कंबाइंड वे में यानी कि किसी पर्टिकुलर सूत्र को उठाकर आप जनरल चीज पर जा रहे हैं, किसी जनरल चीज को उठाकर किसी पर्टिकुलर सूत्र पर जा रहे हैं, तो वो क्या चीज हो जाएगी, वो साइंटिफिक ही हमारे पास में बचा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नॉलेज होगी तो आप आंसर दे पाओगे, वरना तो फिर तुक्का आप लोगों ने लगाना है और अपने आप को कंफ्यूज करना है भाई इंडक्टिव में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, डिडक्टिव में कुछ ऐसा पढ़ा था, इन दोनों में से ही आंसर हो सकता है, तो ये सब चीजें तो बेकार है। बेस के साथ में मैंने आपको इंडक्टिव डिडक्टिव समझाया हुआ था। बेस अगर आपने उसी तरीके से मजबूती के साथ में रखा हुआ है तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना तो फिर थल्ले थल्ले ही है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, साइंटिफिक मेथड इस क्वेश्चन का आंसर आना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। Which of the following is an example of a higher order of cognitive learning outcome? हाँ जी,
हाँ जी, देखिए जी, यहाँ पर फैक्ट्स की बात अगर आप करो तो ये तो आप लोग जानते हैं आंसर इंक्लूड नहीं होगा। फैक्ट्स और सीक्वेंस को पढ़ना ये कोई कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम नहीं। लर्निंग ऑफ रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंस वगैरह नहीं होगा जी। कॉन्सेप्ट की जब आप बात करते हो तो कान खुल जाते हैं, लेकिन चौथे में यहाँ पर वैल्यूइंग वर्ड जो है ना, ये आपको काफी कंफ्यूज कर देगा। कॉन्सेप्ट को देख के आपकी आंखें खुश हो गई भी ये आंसर में आ सकता है, लेकिन चौथे में आपको वैल्यूइंग देखने को मिलेगा। वैल्यूइंग का मतलब आप यहाँ पर मूल्य से ले लेंगे, लेकिन आईएनजी जब लग जाता है ना, वैल्यू का मतलब तो मूल्य से हो जाता है, वैल्यूइंग का मतलब मूल्य निर्धारण से हो जाता है। ठीक है ना, मूल्य निर्धारण से। अपने कहते हैं ना, आप किसी चीज की वैल्यू नहीं करते हैं, आप उस चीज की वैल्यू करते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो वैल्यू से है। वैल्यूइंग जब वर्ड आ गया है ना, तो ये मूल्य निर्धारण से हो जाता है। तो अवेयरनेस यानी कि जागरूकता और मूल्य निर्धारण का यहाँ पर इतना लेना देना नहीं होगा, जबकि कॉन्सेप्ट वर्ड जैसे ही आ गया ना, और लर्निंग वर्ड जहां पर आ गया है, लर्निंग और कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पर हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम के साथ में डायरेक्टली रिलेटेड हो रही है, तो ये आपके पास में आंसर में इंक्लूड हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि काफी स्टूडेंट जो हैं वो 3 नंबर ही लगाकर आएंगे और सही कर देंगे। मैं जानता हूं स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वैल्यूइंग वर्ड जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर 4 नंबर भी स्टूडेंट टिक लगाकर आएंगे और ये समझाने के बाद में भी आएंगे, लेकिन सही आंसर जो है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला ही होगा। कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन इसका सही आंसर है। ठीक है ना, अवेयरनेस, जागरूकता और मूल्य निर्धारण इसके लिए सही आंसर नहीं कहा जाएगा। वैल्यूइंग वर्ड की अंडरस्टैंडिंग की बात है बेसिकली। वैल्यू का मतलब अगर आप सिर्फ मूल्य से लेंगे तो वो सही नहीं कहा जाएगा। आईएनजी का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है, तो उसको भी आपको खास तौर पे साथ साथ में समझना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आगे, आंसर बताना शुरू करेंगे। ड्राइवर 12 है, गवर्नमेंट 20 है, बिलीव्ड 16 है, तो बैट क्या है? देखिए, मैंने आपको जब लेटर सीरीज करवाई थी उस वक्त में मैंने आपको बताया था भाई आपने इजोटे याद रखना है। तो अगर आप इजोटे का कॉन्सेप्ट लगाकर इन नंबर्स तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो आप नाकामयाब हो जाएंगे। आपको पहले ही पता लग गया भाई ड्राइवर जो लिख रखा है ये अपने आप में काफी बड़ा हो जाएगा। डी का अगर आप 4 पर ले जाएं तो अगला आर जो है ये तो आपके पास में 18 पर पहुंच जाएगा, तो फिर 12 तो बहुत पीछे रह गया ना। तो इनके टोटल के थ्रू आप 12 पर पहुंचे, ये तो फिर होगा ही नहीं ना। तो आपको कुछ दूसरा तरकीब यहाँ पर निकालना पड़ेगा जिसके थ्रू आप 12 पर पहुंचे। भाई ड्राइवर आखिरकार 12 बना कैसे, गवर्नमेंट आखिरकार 20 बना कैसे, बिलीव्ड आखिरकार 16 बना कैसे। तो इजोटे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं आएगा, वो देखते ही पता लग गया, तो इसकी ओर आपने बढ़ना ही नहीं था। तो ऊपरी तौर पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, और कई बार जो स्टूडेंट है वो इस चीज को सोच भी नहीं पाता भी इतना सिंपल क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आ सकता है। तो ये इस चीज के लेके भी मैं मतलब पूरा साइकोलॉजिकली आपका पेपर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से सेट किया होता है। मैं इस चीज की बहुत तारीफ करता हूँ जिसने पेपर बनाया होता है, साइकोलॉजिकली बड़ा वर्क किया होता है इस पेपर के। तो खैर जब आप पेपर दोगे तो उस वक्त में आपको इस चीज का एहसास होगा। इतना इजी क्वेश्चन देखिए, ड्राइवर यहाँ पर 6 लेटर है, यहाँ पर 6 का दुगना किया तो 12। गवर्नमेंट में यहाँ पर 10 लेटर हैं, 10 यहाँ पर अक्षर हैं, तो उसका जो दुगना करेंगे अपने तो 20 पर पहुंच जाएंगे। बिलीव्ड यानी कि 8 यानी कि 16, दुगना करेंगे तो 16, तो 3 का दुगना करेंगे तो 6 पर हम पहुंच गए। ये यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके लिए रखा गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू कर देंगे। हाँ, ज्ञानवाणी लॉन्च्ड बाय इग्नू टू कवर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंडिया रेफर्स टू। इग्नू की फुल फॉर्म भी लिख देना। इतना फ्लो नहीं बन पा रहा, कुछ दिन बीच में छूट गया ना, और कुछ थकान सी भी हो गई, तो फ्लो नहीं बन पा रहा पढ़ाई में। बीच में काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कॉमर्स की भी क्लास लेकर आओ, और कॉमर्स की क्लास में आप ऐसे एंड समय में लेकर आता तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा शक हो रहा था भाई कहीं मैंने ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट के साथ में डिस्कस कर लिया जो स्टूडेंट नहीं कर पाया, तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा।
तो फिर मैंने कहा कि कॉमर्स की क्लास ना लेकर आए। जिस भी स्तर पर स्टूडेंट ने तैयारी कर रखी है उस स्तर से अब ऊपर तो वो जा नहीं सकता है, तो कम से कम उस स्तर से, उस लेवल से वो नीचे ना गिर जाए, तो इसके लिए फिर मैंने कॉमर्स की क्लास को दरकिनार कर दिया। पेपर वन पे काफ़ी अच्छी पकड़ हो चुकी है स्टूडेंट की, तो फिर मैंने पेपर वन को ही कंटिन्यू यहाँ पर रखा। तो हालांकि मैं मन था मेरा कि कॉमर्स की क्लास भी ली जाए, बट फिर ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्रूशियल स्टेज पे अगर किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस गिर जाए तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो खैर, आप इसका आंसर लगा सकते हैं, बहुत सिंपल। 2001 में आई गेस 2000 या 2001 में फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया गया था ज्ञानवाणी, और ये एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है ये, ठीक है ना, एफएम रेडियो नेटवर्क है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। आईसीटी की वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था, 2 का, बीसीसी का, तो उसका ही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर लगाना है, आंसर बताना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ वर्ड हैं इंग्लिश हिंदी के, सॉरी, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। प्रेषिती जो होता है ना, वो रिसीवर होता है। प्रेषिती का मतलब रिसीवर से है, और प्रेषक, प्रेषक जो वर्ड है इसका मतलब सेंडर से है, सेंडर। ठीक है, प्रेषिती में मतलब रिसीवर्स। बीसीसी की फुल फॉर्म भी लिख देना, ठीक है, 2CC BCC, ये तीनों मैंने आपको बहुत अच्छे समझाए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही देंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। प्रविष्ट का मतलब होता है डाले गए, ठीक है ना, जिनका नाम डाला जाता है, डाले गए। प्रेषित रिसीवर। तो देखिए जी, बीसीसी, 2CC और बीसीसी हमारे पास में होते हैं। 2 में हम नाम डालते हैं जो मेन रिसीवर होता है, सीसी में कार्बन कॉपी के अंदर हम डालते हैं, यानी कि सीसी वाले देख सकते हैं कि किनको किनको दिया गया। बीसीसी के अंदर हम उनके नाम को डालते हैं जिनके नाम को हमें छुपाना होता है। तो किसी मैसेज का प्रेषक यानी कि सेंडर बीसीसी के प्रयोग से बीसीसी फील्ड में प्रविष्ट यानी कि डाले गए रिसीवर की पहचान अन्य रिसीवर से छिपा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 3 नंबर इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर टिक किया जा सकता है। क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट लग जाएगा, आंसर देने में समय नहीं लगेगा, सीधी सीधी बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को 2 बार आपने पढ़ लिया तो एग्जाम बनाने वाला बल्ले बल्ले कर बैठेगा, क्योंकि वो जानता है कि 2 बार पढ़ा यानी कि 1.5 से 2 मिनट आपके लग गए और चले जा चुके हैं। उसके बाद में चाहे आप सही आंसर दें चाहे गलत दे, एग्जाम बनाने वाला अपने जो उसका मकसद है उसमें वो कामयाब हो चुका है। तो आपकी रीडिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और समझने की स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए और सही आंसर भी आप लोगों को देना है। तो ये सब काम आपको एग्जाम के अंदर करने हैं। इस क्वेश्चन को लाने के पीछे सीधा सा मकसद मेरा यही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। हाँ जी, लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू। हाँ जी, देखिए, अगर आप गेन नॉलेज की बात करते हैं तो फिर टीचर वर्ड यहाँ पर क्यों लगाया गया, ये तो एक आम व्यक्ति पर भी लागू हो जाता अगर गेन नॉलेज होती तो ये आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। कीप द लर्निंग इन गुड ह्यूमर, अब स्टूडेंट को हंसाना ही सब चीज होती है क्या? टीचर का काम स्टूडेंट को हंसाना है या स्टूडेंट को पढ़ाना है? ये भी आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये दो तो हमने देखते एलिमिनेट कर दिए।
चौथा ऑप्शन हमारे पास में है इवेल्युएट द लर्नर फॉर प्रोग्रेस मेड, और पहला ऑप्शन है एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। अब देखिए आप लोग, बड़ा गहरा क्वेश्चन है ये, गहराइयों वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहें भी टीचर का सुनना इसलिए जरूरी है ताकि वो स्टूडेंट ने कितने प्रोग्रेस की है उस चीज को देख पाए, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर टीचर स्टूडेंट को जो चाहिए वो पढ़ाएगा ही नहीं, कोई दूसरी चीज ही पढ़ाता जाएगा, तो क्या वो प्रोग्रेस वाली स्टेज पर पहुंच जाएगा क्या? जल्दी से इस चीज पे दिमाग लगाना शुरू करें, बड़ी गहराइयों वाला क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 नंबर नहीं आएगा, 1 नंबर आएगा। काफी स्टूडेंट ने 4 नंबर बताया होगा, लेकिन 1 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने 1 नंबर बताया होगा वो इस गहराइयों को पकड़ गए होंगे, इस चीज को लेकर मुझे थोड़ा सा शक है। बाकी अगर इन गहराइयों को अगर आपने पहचान लिया और उसके बाद में 1 नंबर का आंसर दिया, तब तो फिर बल्ले बल्ले है, और ठप्पा आप खुद ही लगा लो, जेरफ आपके हाथ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गहराइयों वाला, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिसनिंग, सुनना टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो लर्नर की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना चाहता है। लर्नर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या लर्नर को पढ़ना चाहिए, क्या लर्नर पढ़ना चाहता है, इस चीज को जानना टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर आप लोग कहते हैं कि प्रोग्रेस कितनी की है, इस चीज को जानने के लिए टीचर सुनेगा, तो प्रोग्रेस तो स्टूडेंट तब करेगा जब उसे सही पढ़ाया गया होगा, जब उसे उसके मन मुताबिक पढ़ाया गया होगा, जब उसके इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स उसे पढ़ाए गए होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ये हमारे पास में स्टेप 2 की बात कर रहा है, और ये इससे पहले वाले स्टेप की बात कर रहा है, यानी कि स्टेप 1 की बात कर रहा है। तो आंसर में 4 नंबर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये स्टेप 2 है। ये 1 नंबर आंसर में क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करें। Mailed questionnaire, observation, interview, and collective questionnaire are instances of secondary, personal, primary, tertiary. कल आप लोगों के लिए आई गेस 16 तारीख है ना, 16 तारीख है कल। तो कल मैं आपके साथ में लाइव सेशन करूंगा, शाम को ही करूंगा, तो उसमें आप सब जरूर आ जाइएगा। कुछ एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर लूँगा, एग्ज़ाम से पहले आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मतलब तैयारी का मतलब वो पढ़ने वाली तैयारी नहीं, अपने खुद की मेंटल लेवल की तैयारी। और मतलब क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिल सकता है, किस तरीके से एग्ज़ाम के दौरान आपने करना है, तो वो सब बातें आपने कर लूँगा। बेसिकली माइंड रिलैक्स वाला सेशन होगा वो। और मोटिवेशन सेशन का मैं मतलब इतना कुछ वो नहीं करता हूँ कि हाँ मोटिवेशन सेशन होना चाहिए, स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन मैंने काफ़ी वैसे ही पहले कर दिया है, तो मेरे स्टूडेंट को कम से कम मोटिवेशन की नीड नहीं थी। एक टीचर होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते मैं आपके साथ में कुछ एक वैसे ही बातचीत करूँगा जिससे आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ, और जो डर है आपका एग्ज़ाम को लेकर उसे, उसमें आपको बेसिकली ये बता सकूँ कि हम आपके साथ में है, चैनल आपके साथ में है। तो कल के लाइव सेशन को जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास में प्राइमरी सोर्स है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन जाते जाते मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, और बस यूं ही किया ताकि थोड़ा बहुत तो आपको भी लगे कि हाँ कुछ इजी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। जिस भी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दिया उसके बारे में सोच विचार कीजिएगा। बाकी आपकी सोच विचार करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मैंने ही अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर दिया था, बता दिया था कि किस कारण से कौन सा आंसर यहाँ पर टिक किया जाएगा। तो अब एनालिसिस की बात भी खत्म हो चुकी है, अब एनालिसिस के दिन भी जा चुके हैं। जैसा आपका मन करता है उस तरीके से आप पढ़िएगा। किसी स्टूडेंट का मैसेज अगर मेरे पास में आता है, वो ये पूछता है कि सर एग्जाम वाले दिन हम पढ़ सकते हैं क्या, एग्जाम के पहले दिन हम पढ़ सकते हैं क्या, एग्जाम से पहले कब हमें स्टडी खत्म कर देनी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में बता दो। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका मन करता है, आपको उसके तरीके से चलना चाहिए। किसी दूसरे के तरीके पर कब तक आप लोग चलते रहोगे, ये चीज़ सही नहीं है। तो आपको हमेशा अपना दिमाग लगाना है। और एक वाकया मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, कि एक साइंटिस्ट ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया,
और उसमें उन्होंने 5 बंदरों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और उस कमरे की छत पर जो है वो केले के गुच्छे को लटका दिया और वहाँ पर एक पौड़ी भी यहाँ पर लगा दी। ठीक है, पौड़ी जो आप लोग जानते हैं ना, जिससे स्टेप्स लगा दिए जिसके तहत जिस पे चढ़कर बंदर जो है वो केले तक पहुँच सकते थे। तो अब जब बंदरों को उस कमरे के अंदर बंद कर दिया गया तो वो बंदर जो है वो उस केले तक जाने की प्रयास करने लगे। तो जैसे ही बंदर केले तक पहुंचा इतनी देर में उस साइंटिस्ट ने, उन वैज्ञानिकों ने वहां पर शावर चला दिया। अब पानी से बंदर घबरा गया और नीचे आ गया। तो हुआ क्या कि जब शावर चलता था तो वो जो पैड़ी पर बंदर होता था वो भी भीगता था और जो नीचे 4 बंदर रह जाते थे वो भी भीगते थे। तो अब हुआ क्या कि अब जैसे ही कोई ऊपर जाने का प्रयास करता तो वो शावर चल जाता और सारे बंदर भीगना शुरू कर देते और बंदरों को भीगना पसंद नहीं है। फिर हुआ क्या कि कोई बंदर अगर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता तो बाकी के जो 4 बंदर थे वो उसका टांग पकड़कर नीचे की ओर ले आते थे, खींच कर नीचे ले आते थे और उसकी सुताई करते थे। तो ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। तो अब उस रूम के अंदर कोई भी बंदर सीढ़ी पर नहीं चढ़ रहा। उसमें हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बंदर को वहां से बाहर निकाल दिया और एक नए बंदर को, जो कि उस शावर के बारे में नहीं जानता है, उसको उस कमरे के अंदर एंटर कर दिया। तो वो नया बंदर जैसे ही केले को देखता है वो ऊपर की ओर जाना चाहता है, लेकिन ऊपर की ओर वो पहुंचता ही नहीं है। 4 बंदर जो नीचे खड़े हैं उसकी टांग खींच लेते हैं, नीचे खींच लेते हैं और उसको फुल सुताई करते हैं उसकी। तो वो जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है फिर वो मान जाता है, सुताई कर देते हैं। तो वो इसी तरीके से साइंटिस्ट जो है वो एक एक करके वो सब पुराने बंदरों को बाहर कर देते हैं और नए बंदरों को पूरे तरीके से अंदर कर देते हैं, एक एक करके। अब जो नए बंदर हैं उन्होंने शावर के बारे में देखा भी नहीं है, शावर के बारे में वो जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दूसरा बंदर जैसे ही पैड़ी पर चढ़ता है वो उसकी टांग पकड़कर नीचे ले आते हैं। अब उन्हें कारण भी नहीं पता है कि केले तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। साइंटिस्ट ने शावर चलाना भी बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी वो बंदर हैं जो आपस में एक दूसरे को ऊपर जाने से यहाँ पर रोक रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी दूसरे ने कोई चीज कर दी है, कोई चीज दूसरे ने कह दी है, तो आप उसे आंखें मूंद कर विश्वास मत कीजिए। आप उसके बारे में खुद से विचार कीजिए, एनालाइज कीजिए और उसके बाद में खुद के विचार जोड़ते हुए आप आगे की ओर बढ़िए। ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है सामने वाले गलत कह रहे हो सकता है सामने वाली जो सिचुएशन है वो सिर्फ उसी के ऊपर लागू हो रही हो, आपकी सिचुएशन के आधार पर कुछ दूसरी जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल हो जाए। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। तो बंदरों जैसा माहौल आजकल अपनों को देखने को मिलता है, भेड़ चाल जिसको अपने कहते हैं, जो दूसरे कर रहे हैं वैसे ही तरीके से अपने करने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। तो हो सकता है आप कुछ नया निकाल लें, कुछ नई टेक्निक आप डेवलप कर लें, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपना दिमाग भी यूज करें। तो मुझे ये कहानी थोड़ी अच्छी लगी और रिलेटिव लगी, तो मैंने आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए। चैनल आपके साथ में बना हुआ है, सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को देता है। इस चैनल पे आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, और आने वाले टाइम की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके इसके लिए भी सब्सक्राइब करना तो बनता है। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।